हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज लेकर के आया हूं और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी देखिए, आप जो बिलीव एमलीव कर रहे हो तो पढ़ते ही हैं कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरीज, ये सब तो आप पढ़ते ही हैं। लेकिन आपको क्या होता है कि आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको जॉब मिलती है, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी में हो, स्पेशल लाइब्रेरी में हो, आपका पब्लिक लाइब्रेरी में हो या नेशनल लाइब्रेरी में हो। आपका क्वालिफिकेशन जैसा सूट करता है, जैसा एडवर्टीजमेंट में एक्सपीरियंस रहता है या फ्रेशर्स के लिए रहता है, तो वो आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको जगह मिल जाता है। लेकिन बात है कि आपको जैसे मान लो सपोज दैट एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल लाइब्रेरी मिला, तो स्कूल लाइब्रेरी में आपको क्या पोस्ट मिलेगा। मान लिया आपको लाइब्रेरियन मिल गया, तो फिर आपको क्या क्या करना है स्कूल लाइब्रेरी में, किस तरह का कलेक्शन होगा, किस तरह का आपका सर्विसेज होगा, इस सब से रिलेटेड आज मेरा वीडियो आपके लिए रहेगा। उम्मीद है चलिए आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहें। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी से जानने से पहले देखिए, मैं पिछले में भी लेक्चर में बताया हूँ कि लाइब्रेरी को कैसे डिफाइन करना है। कि लाइब्रेरी बहुत जगह डेफिनेशन मिलेगा, लाइब्रेरी इज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स वगैरह वगैरह। तो लेकिन बात है कि कुछ आपको डेफिनेशंस कुछ ऐसा बताना होगा कि जिससे आपका लगे कि नहीं, लाइब्रेरी इज सर्विस इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि आप एक यदि जनरल स्टोर से कंपेयर करेंगे तो वो भी आपको क्या करती है, प्रोडक्ट सप्लाई करती है या देती है। लेकिन उसमें और लाइब्रेरी में क्या अंतर है कि लाइब्रेरी या सर्विस इंस्टीट्यूशन, बट आपका एक बुक स्टोर जो होता है वो क्या करती है, सिर्फ उनका वो प्रॉफिट है, वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। बट लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करती है, इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम लोग आते हैं कि व्हाट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। क्या है लाइब्रेरी? कलेक्शन क्या है? रिसोर्सेज का कलेक्शन है। सोर्सेस ऑन रिसोर्सेस मैं आपको एक बताऊंगा कि किसको सोर्स बोलेंगे और किसको रिसोर्स बोलेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। रिसोर्सेस एंड मटेरियल टिपिकली बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर बोरोइंग और रेफरेंस। लाइब्रेरीज प्रोवाइड अ space for individuals to access information, research and engage with a variety of materials for educational, recreational and informational purposes. Libraries also often provide programs and services to support literacy, literary lifelong learning and community engagement. तो क्या है, यहाँ पर हमने जाना कि लाइब्रेरी क्या करती है, कलेक्शन है, किसका? रिसोर्सेज का कलेक्शन है। और इसके बाद क्या करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो रेफरेंस सर्विसेज हो या लेप्रोग्राफी सर्विसेज हो, सर्कुलेशन सर्विस हो। तो ये क्या करती हैं, तो आपको इसी तरह का डेफिनेशन देना है कि बोरोइंग, आप क्या करते हैं, यूजर्स क्या करते हैं, आते हैं लाइब्रेरी, बुक्स को बोरो करते हैं। इसके बाद प्रोवाइड क्या करती है, स्पेस फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड क्या करती है, रिसर्च, जो रिसर्च से जुड़े रहते हैं उनको क्या करती है, रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंड इंगेज क्या करती है विद द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स विद एजुकेशनल, रिक्रिएशन इंफॉर्मेशन। आपके जो नीड्स है इंफॉर्मेशन का, उसको वो लेकर के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लाइब्रेरीज ऑफन प्रोवाइड प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। लाइब्रेरी में प्रोग्राम भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या देखिएगा कि बहुत सर्विस, एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत तरह के ये प्रोग्राम्स एंड सर्विस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट ये क्या होता है कि ये पब्लिक लाइब्रेरी, कम्युनिटी लाइब्रेरी क्या करती है, समुदाय को जोड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी का एक जो कॉमन डेफिनेशन है वो यहाँ पर हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, कितने टाइप्स के लाइब्रेरी होते हैं वो हम लोग इस पर बात करते हैं। तो जनरली देखिएगा कि एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और गवर्नमेंट लाइब्रेरी। यहाँ पर मैंने 4-5 कैटेगरी रखा है कि एकेडमिक लाइब्रेरी किसको बोला जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी किसको बोला जाता है, नेशनल लाइब्रेरी किसको बोला जाता है, स्पेशल लाइब्रेरी किसको बोला जाता है और गवर्नमेंट लाइब्रेरी किसको बोला जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या आते हैं, स्कूल्स आते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी आते हैं,
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर क्या आते हैं, विलेज लेवल में, जिसकी बात करते हैं हम लोग की पंचायत लेवल पे लाइब्रेरी हो, तो पंचायत लेवल में कहाँ पर हो कि विलेज लाइब्रेरी हो। इसके बाद टाउन लाइब्रेरी, हर एक टाउन में लाइब्रेरी हो, सिटी लाइब्रेरी हो, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो, स्टेट लाइब्रेरी हो और मोबाइल लाइब्रेरी हो। मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है कि देखते हो कि आप एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की एक वैन होता है, उसमें बुक्स रखी रहती है, तो उसको बोलते हैं मोबाइल लाइब्रेरी। ये मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है कि हर एक गली मोहल्ला, एक टाउन में, किसी भी टाउन में इन किया तो हर एक गली मोहल्ले में यह लाइब्रेरी रन करती है। तो उससे क्या लोग लाइब्रेरी के बारे में अवेयर हो पाते हैं। कुछ मान लीजिए जिनके पास समय नहीं है तो वो पब्लिक मोबाइल लाइब्रेरी को यूज करते हैं। तो ये होता है कि यह पब्लिक लाइब्रेरी के ही अंदर में आ जाता है। फिर नेशनल लाइब्रेरी एक होती है, पूरे हर एक कंट्री में एक नेशनल लाइब्रेरी होती है। जैसे इंडिया में है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, वहां पे है नेशनल लाइब्रेरी। तो इसके बारे में हम लोग एक एक को अलग अलग से डील करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर कितने टाइप्स की लाइब्रेरी होती है। स्पेशल लाइब्रेरी में क्या होती है कि जिनका कलेक्शन स्पेशल होता है वो, तो यहाँ पर इसमें इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी, बिजनेस लाइब्रेरी, ट्रेड लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी, ब्लाइंड जो आप ब्लाइंड लाइब्रेरी जैसे आपका वो देहरादून में है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, प्रिजन के लिए जो आपका जेल वगैरह में जो लाइब्रेरी होती है वहां पर, तो ये सब स्पेशल कैटेगरी में आती है। आप गवर्नमेंट लाइब्रेरीज की बात करें तो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में क्या आ जाती है, जैसे मिनिस्ट्रीज की लाइब्रेरी होती है या डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं वहां की लाइब्रेरी होती है, या उसके अंदर बहुत सारे अदर्स। तो अदर्स को मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ मैंने 5 कैटेगरी में बताया है कि 5 कैटेगरी। इसके बाद देखिएगा कि सब में क्या होता है, कलेक्शंस, स्कूल लाइब्रेरी का कलेक्शंस कैसा होगा, सर्विसेज कैसी होंगी, इसके बाद टेक्निकल प्रोसेसिंग कैसा होगा, फिर इसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज कैसी होंगी, फिनांस एंड बजट कहाँ कैसा होगा इनका, प्रोफेशनल स्टाफ कैसे होंगे या ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो ये सब जो कलेक्शन, सर्विसेज, टेक्निकल प्रोसेसिंग, फिजिकल फैसिलिटीज, फिनांस एंड बजट, ये सारे लाइब्रेरी के लिए सूट करता है। तो यहाँ पर ये कॉमन टर्म है जो हर एक में एप्लीकेबल है, चाहे वो स्कूल लाइब्रेरी हो या कॉलेज लाइब्रेरी हो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो या विलेज लाइब्रेरी हो। तो ये सब सारा कुछ हर एक लाइब्रेरी, हर एक लेवल के लाइब्रेरी के लिए ये 7 जो टर्म है यहाँ पर हर एक लाइब्रेरी के लिए सूट करता है। तो यहाँ पर मैंने इन कॉमन टर्म को रखा है। हम लोग एक एक को डील करेंगे कि स्कूल लाइब्रेरी क्या होती है, कॉलेज लाइब्रेरी क्या होती है, उनमें क्या कलेक्शन होना चाहिए। तो चलिए इतना आप इसको नोट कर लीजिएगा कि किस लेवल पे क्या क्या लाइब्रेरी होती है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर आते हैं हम लोग स्कूल लाइब्रेरी के साथ कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होता है और एकेडमिक लाइब्रेरी का रोल क्या है। तो देखिए, पहले हम लोग जानने से पहले समझते हैं कि लोग 2 तरह से एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। एक तो होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि लोग जिसको बोल सकते हैं स्कूली शिक्षा या कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब में आ जाता है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जिसमें होता है अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा में रहता है कि लोग किसी मान ली वो डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े हुए हैं। अब वो वहां से जाकर के फेस टू फेस नहीं पढ़ पाते हैं, क्लास नहीं करना होता है उनको, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन से बहुत लोग होते हैं कि उनको वो लिटरेट नहीं है। तो अब लिटरेट नहीं है तो वो क्या करते हैं, उनको भी कुछ एजुकेशन लेना पड़ता है। तो वो किसके तरफ जाएंगे, पब्लिक लाइब्रेरी की और जाएंगे। वहाँ पर जनरल जो दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ, या किसान होते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। तो वो कहाँ जाएंगे, अपने गांव की तरफ जो लाइब्रेरी होती है वहाँ तक जाएंगे, या आपके पब्लिक लाइब्रेरी में जो आपका, या तो आपका ये हो गया विलेज लाइब्रेरी, वहाँ तक जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो लाइब्रेरी का हर एक जगह पर हर एक लोगों के लिए अलग अलग यूटिलाइज है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में स्कूल लाइब्रेरी का, तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर इसलिए आता है क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब होता है कि जो आपका इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है उसको यह लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एकेडमिक लाइब्रेरी, द एकेडमिक लाइब्रेरी कंप्राइज स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरी एंड द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। Performance of each of these types of libraries is important in promoting the objective of their parent organizations to which
दे आर अटैच। उनका है कि होता है कि जिस लाइब्रेरी से वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, तो वो क्या होता है, वो लाइब्रेरी उसी अपने ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होता है और उसके प्रोग्राम से वो जुड़ा रहता है। उनको स्कूल लेवल की लाइब्रेरी है तो वो स्कूल लेवल पे उनका कलेक्शन होगा, न कि कॉलेज लेवल का। अगर कॉलेज लेवल की लाइब्रेरी है तो उनका यूनिवर्सिटी लेवल के लिए कलेक्शन नहीं होगा, ना स्कूल लेवल पे होगा। तो अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग अपना कलेक्शन होता है, सर्विसेज होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू विच दे आर अटैच्ड, जिनसे वो अटैच्ड होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि उनका फंक्शंस क्या है। एक्वायरिंग, मेंटेनिंग, lending and keeping tracks of books and other documents relevant to the needs and interest of the teachers and students। इनका जो किस टाइप का कलेक्शन ये एक्वायर करते हैं, एक्वायर मतलब परचेज करते हैं या डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। इनका अपना क्या होता है कि रेलिवेंट टू द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अपने उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, उनके नीड्स के अनुसार जो उनका रेलिवेंट है इंफॉर्मेशन, उसके अनुसार ये डॉक्यूमेंट्स का एक्वायर करते हैं। सेकंड आता है जनरेटिंग क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अबाउट द मटेरियल अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। यह क्या करते हैं कि जनरेट करते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाते हैं कि लाइब्रेरी, जैसे स्कूल लेवल पे आप जाएंगे ना तो बच्चे को डिफरेंट टाइप्स के मैगजीन्स दिया जाता है, उनको पढ़ने की सिखाया जाता है कि कैसे आपको पढ़ना है, उनका कलेक्शन कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है, जिज्ञासा। अगर स्कूल लेवल पे ही उनको जिज्ञासा लाइब्रेरी के प्रति बना दिया जाए तो उनका क्या होगा, जैसे जैसे आगे लेवल पे जाते जाएंगे उनका और भी लाइब्रेरी के प्रति उनका अटैचमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आता है क्रिएटिंग द माइंड्स ऑफ द रीडर्स एंड ए वैल्यू ऑफ फॉर बुक्स। बुक्स की क्या वैल्यू है उसको क्रिएट करना, कि एक रीडर्स के को बुक्स की क्या वैल्यू है वो बताना आपको। इसके बाद इंजेंडरिंग स्ट्रॉन्ग सेल्फ एबिलिटी एंड स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सेल्फ लर्निंग, यहाँ दो चीज होता है, आजीवन शिक्षा और आपका स्व शिक्षा। तो यहाँ पर दोनों स्किल्स क्या करना, उनमें उनकी योग्यता विकसित करनी है, आजीवन शिक्षा के लिए और स्व शिक्षा के लिए। कि आप जब किसी लेवल पे, ऐसे लेवल पे जाते हैं जहां पर आपको क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करता है, स्व शिक्षण। आप खुद से इतना आपकी एबिलिटी आपको विकसित करना है कि लाइब्रेरी विकसित करती है कि आप खुद से स्व शिक्षण की तरफ जा सकते हैं और लाइफ आजीवन शिक्षा यहाँ पर हो गया। इसके बाद तो जनरेट कॉन्फिडेंस इंटरेस्ट इन लाइब्रेरीज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त किया जाए लाइब्रेरी से, उसको एक कॉन्फिडेंस आपके प्रति आपके में वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होता है। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि इनका क्या क्या फंक्शंस है। अब हम लोग जानेंगे कि स्कूल लाइब्रेरी में क्या क्या कलेक्शंस होती है, सर्विसेज क्या क्या होती है, वो हम लोग अब इसके बाद जानेंगे। तो चलिए उनका स्कूल लाइब्रेरी का कलेक्शंस कैसा होता है। जब आप किसी, मान लीजिए सपोज दैट आपका अपॉइंटमेंट किसी स्कूल्स में हो जाता है एज ए लाइब्रेरियन, तो आपको किस टाइप के कलेक्शन रखने होंगे, कलेक्शन है, सर्विसेज है। तो हमारा है कि सबसे पहला है कि कलेक्शंस आपका क्या होगा। तो वहाँ पर कलेक्शन, आप किस टाइप्स के कलेक्शन आप अपने स्कूल लाइब्रेरी में रखेंगे उसको लेकर के। तो बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, आपको क्या होगा, जीवनी रखना होगा, जो आपके महान व्यक्तियों की उसका आपको जीवनी रखना होगा, उनसे रिलेटेड आपका कलेक्शन होना चाहिए। बुक्स ऑफ ट्रेवल्स एंड ह्यूमर्स, यात्रा से और उनका हंस रस, ये इसके अंदर आ जाता है। फॉक टेक्स्ट स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, अरेबियन नाइट्स, इसके बाद स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड, तो इसका आपको कलेक्शन इनका भी रखना होगा। स्टोरीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, आपको जंतुओं की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी से रिलेटेड आपको रखना होगा। पॉपुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कौन कौन से गेम्स हैं, क्या क्या खेल क्या हैं, उनसे रिलेटेड आपको उनका कलेक्शन रखना होगा। सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित आपको कलेक्शन रखना होगा। रेफरेंस बुक्स लाइक चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ग्लोब्स, एटलस, मैप्स, ये सब आपको रेफरेंस में कलेक्शन रखना होगा। इसके बाद चिल्ड्रंस मैगजीन्स लाइक चिल्ड्रंस वर्ल्ड, चंदा मामा, बहुत सारे स्टोरीज की बुक्स आती हैं, मैगजीन्स, वो आपको अपने स्कूल लाइब्रेरी में रखना होगा। उसका क्या कीजिएगा, सपोज दैट आप किसी लाइब्रेरी में अपॉइंट हो जाते हैं, चाहे वो डीएवी में हो या
नवोदय में हो या आपको KVS में किसी भी आप स्कूल में अपॉइंट होते हैं, तो आपको एक दिमाग में रखना होगा कि हमारा कलेक्शन कैसा होगा। तो इसको आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस किस टाइप का कलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कलेक्शंस का रख दिया है। तो आप इसका सब किसी जब लाइब्रेरी में अपॉइंट होते हैं तो इसको आप उसका कलेक्शन में एक लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे फिर आते हैं हम लोग उनके सर्विसेज पे, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बजट क्या होता है, वो हम लोग इस पे आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं हम स्कूल लाइब्रेरी के क्या क्या आपके इसमें टेक्निकल प्रोसेसिंग, इसके बाद सर्विसेज है, फिजिकल फैसिलिटीज है, फिनांस एंड स्टाफ है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं वन बाय वन टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में दो चीजें होती हैं टेक्निकल प्रोसेसिंग के अंदर आती है, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो क्लासिफिकेशन आपको याद रखिए कि आपको करना जब भी है तो DDC के अकॉर्डिंग ही करना है क्लासिफिकेशन। जो DDC का नंबर जो बताएगा वो आपको क्लासिफिकेशन के रूप में यहाँ पर यूज करना है उस क्लास नंबर को। उसके बाद आता है यहाँ पर उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका व्यवस्थापन। तो जैसे आप सब्जेक्ट वाइज उसको अरेंज कर दीजिए। स्कूल लाइब्रेरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो सब्जेक्ट नहीं मिलती है, वहाँ पर साइंस के अंदर मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर साइंस का ही अलग सेल्फ बना दीजिए। वहाँ स्पेस भी की कमी रहती है, तो आप यदि आपको सेल्फ अलॉटेड रहता है तो एक सेल्फ से एक में साइंस लिख दिए। साइंस के अंदर डिफरेंट जिसकी ज़्यादा बुक्स हैं उसमें ज़्यादा सेल्फ अलॉट कर दीजिए, जिसमें कम बुक्स है और कम बुक्स आप उसके लिए सेल्फ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिपेंड करता है आपका कलेक्शंस पे, आप तो उसको सब्जेक्ट वाइज आपको अरेंज करना होगा कि जैसे आप साइंस, सोशल साइंस, तो आप उसको सब्जेक्ट वाइज उसको अरेंज कर दीजिए। टेक्निकल प्रोसेसिंग के अंदर दो चीजें हैं, क्लासिफिकेशन। तो कैटलॉग भी आप जिस लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अभी के करंट डेट में आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है लाइब्रेरी में, तो आप उस पर जैसे ई ग्रंथालय हो गया, कोहा हो गया, तो उस पर आप टेक्निकल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब सर्विसेज पे। हमारा सर्विसेज कैसा होगा स्कूल लाइब्रेरी का सर्विस में क्या होता है। जैसे सर्विसेज में आप स्कूल में रेफरेंस सर्विस भी दे सकते हैं, सर्कुलेशन सर्विस दे सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज हैं जो आपको दो तरह की सर्विसेज होती है, होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और एक होता है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। वो हम लोग रेफरेंस सर्विस में अलग से कुछ मैं क्लास बताऊंगा। तो फिलहाल आपको सर्विसेज में दो हो जाती है। उसका फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज में क्या लाइब्रेरी का आपका हो जाता है कि टेबल, कुर्सी, ये सब आ जाता है फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर। तो कैसा होना चाहिए टेबल, कैसा होना चाहिए चेयर, तो ये सब आपका फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर में आ जाता है। इसके बाद आता है हम लोग फिनांस एंड बजट। देखिए स्कूल में आप ये चीज ध्यान में रखिए कि स्कूल में कोई भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है बजट का कि आपको कितना खर्च करना है, लेकिन एक नॉर्म्स है कि स्कूल में आपका टोटल स्कूल का जो बजट होता है उसका 5% ही आप लाइब्रेरी बजट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए वो आपका डिपेंड करता है आपके स्कूल्स पर कि आपको कितना % वो बजट देती है, या वो आप उस पर ज़्यादा कोई नॉर्म्स नहीं है, तो आपको ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि टोटल स्कूल के बजट का 5% ही आप स्कूल बजट, लाइब्रेरी बजट ही है। बाद बाकी आ जाते हैं हम लोग प्रोफेशनल स्टाफ्स में। तो प्रोफेशनल स्टाफ्स में भी वो भी उनके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप स्कूल के बच्चे को आप रीडिंग हैबिट्स की तरह, या उनको कैसे उनमें क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं बच्चे को लाइब्रेरी के प्रति। तो ये सब आप एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लगभग जितना भी टेक्निकल प्रोसेसिंग समझ लिया, उसका सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट समझ लिया, उसके बाद सर्विसेज में समझ लिया कि रेफरेंस सर्विस, तो रेफरेंस सर्विस में जो रेफरेंस की बुक्स रहती हैं जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गया, आपका डिक्शनरी हो गए, ये सब आ जाता है आपको रेफरेंस बुक्स में। तो आपको उसका भी कलेक्शन रखना है और उसकी सर्विसेज भी आपको देनी है। इसके बाद आता है फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज में आपका मैंने बता दिया कि आपका लाइब्रेरी का स्टैक का साइज कितना होना चाहिए, बुक स्टैक का साइज, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा स्टैक लंबा आप रखेंगे तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएंगे।
तो वो आपका हो गया फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर। फिनांस एंड बजट को हम लोगों ने समझ लिया और प्रोफेशनल स्टाफ्स को भी समझ लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी के डिफरेंट सर्विसेज, कलेक्शंस वगैरह को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी को हम लोग समझेंगे कि कॉलेज लाइब्रेरी किसको बोला जाता है और उसके क्या क्या सर्विसेज होती है, क्या कलेक्शन होता है, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल स्कूल लाइब्रेरी तक इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कॉलेज लाइब्रेरी। आते हैं कॉलेज लाइब्रेरी पे। कॉलेज हम लोग स्कूल लाइब्रेरी को समझ लिया, अब हम लोग कॉलेज लाइब्रेरी को समझते हैं। कॉलेज परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन द एजुकेशनल प्रोसेस। क्या करता है कि कॉलेज क्या करता है, जो महाविद्यालय होते हैं वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द एजुकेशनल, पूरे शिक्षा व्यवस्था में कॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड्स a totally different environment for boys and girls who go for higher studies. कॉलेज एजुकेशन क्या करता है कि जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं उनको क्या करता है कि एक डिफरेंट इन्वायरमेंट, टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उसको, ताकि वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सके। तभी देखते हैं कि कॉलेज के बाद लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो उनको एक नया वातावरण मिलता है, तो लेकिन उसको कॉलेज एजुकेशन में ही उन सारे चीज़ों को बता दिया जाता है कि कैसे उनको स्टार्ट हो जाता है रिसर्च से करना। रिसर्च जब आप सीख जाते हैं कि कैसे रिसर्च करना है तो ये सब आपको कॉलेज में ही बता दिया जाता है। तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, पीजी करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, फिर पोस्ट डॉक करते हैं। तो उनको कॉलेज लाइब्रेरी से या कॉलेज एजुकेशन से ही उनको उनके दिमाग में उन सारी चीज़ों को डाल दिया जाता है कि आप कैसे हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। तो कॉलेज लाइब्रेरी क्या करता है, एक कॉलेज एजुकेशन एक प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स के बीच में कि आपको कैसे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, गिविंग मैन एंड वुमेन ए वाइडर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स। वेरियस डिसिप्लिन मतलब विभिन्न जो सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों के में उनको क्या करते हैं, वाइडर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी। इसके बाद प्रोवाइडिंग एडुकेट एंड कंफर्टेबल फिजिकल फैसिलिटीज फॉर स्टडी। क्या करते हैं कि प्रोवाइड क्या करता है कॉलेज लाइब्रेरी, एडुकेट, पर्याप्त और कंफर्टेबल फिजिकल फैसिलिटीज। अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा जगह में मिले तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ के ये अंदर में आती है कि आपको क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज़, कंफर्टेबल फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए आपको। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रोवाइडिंग बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल मटेरियल फॉर द रिसर्च। रिसर्च के लिए क्या करना है, स्पेशल मटेरियल उनको प्रोवाइड करना होगा, जैसे बहुत सारे रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि रेफरेंस बुक्स का क्या करते हैं लोग, यूज करते हैं डीप स्टडी के लिए। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में इंसाइक्लोपीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंसाइक्लोपीडिया, तो हर एक सब्जेक्ट का इंसाइक्लोपीडिया भी आता है, तो उसको भी आप लोग इसको रेफरेंस में कलेक्शन रख सकते हैं। तो वो कहता है स्पेशल मटेरियल और बिब्लियोग्राफिकल ग्रंथात्मक सूची उनको प्रोवाइड करना होता है। प्रिपेयरिंग द मोर प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स फॉर एडवांस स्टडीज इन वेरियस डिसिप्लिन्स। यह होता है विभिन्न विषयों में जो बुद्धिमान छात्र होते हैं उनको क्या करते हैं कि आप उनको समझ उनको विकसित करना होता है ताकि वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सके। तो ये सब कॉलेज लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आपको सर्विसेज, उनके ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्निकल प्रोसेसिंग, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और फिर टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कॉलेज स्कूल का लाइब्रेरी का टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग था और कॉलेज लाइब्रेरी का टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। आप डीडीसी यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा कलेक्शंस नहीं होती है, वहाँ 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम 10,000 तक कलेक्शंस होती है। तो वहाँ पर आपको जैसा कलेक्शंस के अनुसार आप डीडीसी यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जनरली आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट क्लास में आप डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट को, तो वहाँ पर आपका स्कूल में सेटअप हो सकता है। बट कॉलेज लाइब्रेरी में कलेक्शन ज़्यादा होता है।
कलेक्शन हो जाती है। तो ऐसा होगा टेक्निकल प्रोसेसिंग। वहाँ पर भी टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या होता है कि क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन आपको क्या करना है, डीडीसी से करना है कि सीसी से करना है या यूडीसी से करना है। तो जनरली लोग पूरा वर्ल्ड वाइड में लोग डीडीसी का यूज करते हैं, तो आपको डीडीसी को ही यूज करना है। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब किसी लाइब्रेरी में आप अपॉइंट होते हैं तो वहाँ के सिस्टम को आपको चेंज नहीं करना है। वहाँ ऑलरेडी पहले से जो सिस्टम चले आ रही हैं उसी सिस्टम को आपको कंटिन्यू करना है। आप नए सिस्टम को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज दैट आप नए सिस्टम को लाते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर आप वहाँ से चले जाते हैं, फिर कोई नए उस स्थान पर कोई नए पॉइंट होते हैं, फिर वो क्या करेंगे अपने सिस्टम के अनुसार लाइब्रेरी को चलाने लगेंगे। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम होता है आपके लिए भी और नए आने वाले के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या करेंगे, जो सिस्टम आपका वहाँ कंटिन्यू चल रहा है, डीडीसी को चल रहा है, तो आप डीडीसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और मोर देन जितने भी लाइब्रेरी हैं इंडिया में, नॉट ऑल इंडिया, वर्ल्ड में भी जितने भी लाइब्रेरी है वो डीडीसी को ही प्रीफर करती हैं, तो आपको भी डीडीसी को ही प्रीफर करना है। तो हमें क्या करना है कि टेक्निकल प्रोसेसिंग, उसके बाद आपको क्या करना है, कैटलॉगिंग कैसे करना है, कोशिश करना है कि लाइब्रेरी ऑटोमेट हो जाए। तो किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, चाहे आप ग्रंथालय यूज कर लीजिए या कोहा यूज कर लीजिए, या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करे आप वहाँ पर उस पर काम कर सकते हैं। जनरली सोल भी यूज कर सकते हैं, कॉलेज में सोल भी यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करती है, उसका कॉलेज एडिशन भी आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। कोहा को यूज कर सकते हैं। तो ये सब है सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर सकते हैं, उसी में आपको, और उसका अरेंजमेंट व्यवस्थापन भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको स्कूल लाइब्रेरी में होता है कि 10 को सेल्फ दिया गया है, आप उसको अरेंज कर सकते हैं। जब वहाँ पर 50,000 बुक्स आ रही है तो आपको क्या करना है कि एक पूरा डेबिट डेसिमल सिस्टम तैयार करके अकॉर्डिंग आपको सेल्फ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 0 से लेकर के 9 तक का आपको प्रत्येक सेल्फ को अलॉट करना होगा नंबर, और उसी पे बुक्स को डेबिट डेसिमल सिस्टम के अनुसार आपको अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं हम लोग सर्विसेज पे। तो रीडिंग रूम सर्विस आपको कॉलेज में क्या करना पड़ता है, स्कूल में भी रीडिंग रूम सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि कॉलेज में स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो आपको अपने स्कूल के स्ट्रेंथ के अनुसार आपको रीडिंग रूम प्रोवाइड करना पड़ता है, सीटिंग कैपेसिटी। उसके बाद आता है रेफरेंस सर्विस। यहाँ पर भी रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे रेफरेंस सर्विस में 2 तरह की रेफरेंस सर्विस मैंने आपको पिछले बताया कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, तो आपको वो प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद आता है करंट अवेयरनेस सर्विस, जो होता है कि करंट कुछ रिसर्च से रिलेटेड जुड़े होते हैं, तो उनको क्या होता है कि करंट उनके सब्जेक्ट में करंट क्या हो रहा है, करंट क्या नया, तो उनको क्या होना, अपडेट कराना पड़ता है, या आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या करंट इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में आया उनको देना पड़ता है। तो यह हमारे लिए हो गया। रेप्रोग्राफिक सर्विस जिसको बोलते हैं कि जेरोक्स फैसिलिटीज, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कुछ जरूरत हो गया किसी कॉपियों का, तो आपको भी वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद आता है सर्कुलेशन में इशू रिटर्न, तो आप डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटराइज सर्कुलेशन करते हैं इशू रिटर्न या मैनुअली करते हैं। तो ये हो गया सर्कुलेशन सर्विस। अब आते हैं हम लोग कलेक्शंस पे। कलेक्शन हमारा कैसा होगा एक कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, तो रेफरेंस बुक्स आपको यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी से कंपेयर करेंगे तो आपको कॉलेज में रेफरेंस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, एटलस, मैप्स, गजेटियर, एटलस, तो बहुत सारे रेफरेंस बुक्स का कलेक्शन आपको कॉलेज लाइब्रेरी में रखना पड़ता है। जर्नल्स भी रखना पड़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट के जर्नल्स आते हैं, हर एक सब्जेक्ट का जर्नल्स को रखना पड़ता है। पीरियोडिकल्स देखिए कि पीरियोडिकल्स आते हैं, जैसे आपका प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, तो ये सब पीरियोडिकल्स आते हैं, उसको भी आपको कलेक्शन में रखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक भी रखना पड़ेगा और रेफरेंस बुक्स भी रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं फिजिकल फैसिलिटीज, वही आपका अच्छा चेयर देना होगा, स्टैक्स का क्वालिटी अच्छा रहना होगा, वो आप स्टूडेंट्स या जो रीडर्स हैं डायरेक्ट सेल्फ तक पहुंच सके, उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइट का सेल्फ आप नहीं रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फिनांस एंड बजट। अब फिनांस एंड बजट में जैसे स्कूल के लिए कोई बजट फिक्स नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशंस पे कि आपको स्कूल का बजट का कितना % वो दे रहे हैं, आप उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। तो अब लेकिन आता है कि कॉलेज में क्या बजट है।
कॉलेज में क्या, कॉलेज लाइब्रेरी के लिए क्या बजट है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर राधा कृष्णन कमेटी रिकमेंडेड किया था कि 6% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट, कॉलेज का जो टोटल बजट होता है उसका 6% आपको कॉलेज लाइब्रेरी के लिए दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसी तरह कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट, टोटल जितना भी कॉलेज का बजट होता है, जैसे सपोज दैट 1 लाख है तो 1 लाख का 10% आपको कॉलेज लाइब्रेरी के लिए खर्च करना पड़ेगा। उसी तरह आपका राधा कृष्णन ने 6% रिकमेंड किया था। उसी तरह यह हमारा हो गया फिनेंशियल बजट। प्रोफेशनल स्टाफ जो होते हैं लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी, ये थोड़ा और ज़्यादा इनका स्किल होना चाहिए इनके पास। जैसे स्कूल लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन होते हैं उसके कंपेयर देखा जाए तो कॉलेज लाइब्रेरी के जो स्टाफ्स होते हैं उनमें ज़्यादा योग्यता होनी चाहिए, ज़्यादा करंट जो रिसर्च हो रहा है, नया नया टॉपिक्स, नया नया उनके पास नॉलेज होना चाहिए। इन द सेंस कि जैसे SDI सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, मतलब और भी जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ये सब सारी चीज़ों को उनको जानकारी होना चाहिए। तभी वो क्या करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर पाएंगे अच्छा से, अपने रीडर्स को अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोफेशनल स्टाफ्स। तो यहाँ पर हमने कॉलेज लाइब्रेरी को भी डील कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी सेम जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया उसी तरह सेम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी है। क्या है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, किसको बोला जाता है, वहाँ पर भी कलेक्शंस क्या होना चाहिए। इससे कॉलेज स्कूल से देखिए कि आप कॉलेज में कलेक्शन का अलग हो गया, यूनिवर्सिटी में इससे भी अलग हो जाता है, इनका कलेक्शन और भी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉलेज लाइब्रेरी को समझा। अब हम लोग चलते हैं इस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को डील करते हैं। हम लोगों ने स्कूल लाइब्रेरी को समझ लिया, कॉलेज लाइब्रेरी को समझ लिया, अब हम लोग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को समझते हैं। ये लाइब्रेरी इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर यूनिवर्सिटी। क्या होता है कि लाइब्रेरी जो मोर इम्पोर्टेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए लाइब्रेरी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज ए लाइब्रेरी कैन डू विदाउट अ यूनिवर्सिटी। एक लाइब्रेरी का स्टेटस हो सकता है यूनिवर्सिटी के बगैर, बट एक लाइब्रेरी का, एक यूनिवर्सिटी का बिना लाइब्रेरी का कोई स्टेटस नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज ए लाइब्रेरी कैन डू विदाउट अ यूनिवर्सिटी वेयर ए यूनिवर्सिटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ लाइब्रेरी। क्या होता है कि लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती है विदाउट ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ, इसलिए बोला जाता है कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब हम लोग आते हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी लाइक सपोर्ट एंड हेल्प द यूनिवर्सिटी इन अचीविंग ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या करती है, सपोर्ट करती है, मतलब उनका जो गोल होता है उसको, गोल को अचीव करने में सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर है कि डेवलपमेंट ऑफ ए कॉलेज कलेक्शंस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट फॉर लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। क्या करती है कि डेवलपमेंट एंड ऑफ ए कलेक्शन, क्या करती है, डेवलप इन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। बहुत उसमें यूनिवर्सिटीज में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका क्या करती है, कलेक्शन करती है, और उसका लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। इसके बाद है ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन सर्विस बोथ रेस्पॉन्सिव एंड एंटीसिपेटरी सर्विस। इसको मैं समझाऊंगा कि आपको इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है। इंफॉर्मेशन सर्विस में ही इसी इंफॉर्मेशन सर्विस का 2 पार्ट होता है, रिस्पॉन्सिव एंड एंटीसिपेटरी। रिस्पॉन्सिव होता है कि दो टाइप्स के मैंने आपको बताया कि रेफरेंस सर्विस 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीसिपेटरी एंड रेस्पॉन्सिव। मतलब जो आप दिए, आपने अपने डिमांड किया तो आपको क्या करेंगे कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे ऑन डिमांड। और एक होता है एंटीसिपेटरी, मतलब आपको पहले से ही पता है कि इस टाइप की डिमांड हो सकती है तो उसको एंटीसिपेटरी सर्विस बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया इंफॉर्मेशन सर्विस। ये आपको थ्रू मेल सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसमें क्या करना पड़ता है, एक यूजर्स का प्रोफाइल बनाना पड़ता है, वो मैं आपको फिर सेपरेट कभी लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इसके बाद का यूजर कम्युनिटी। इसके आखिर कौन कौन यूजर कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्या करते हैं कि इसके कौन कौन से हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडी। पीजी प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे चलते हैं कोर्स, तो उसके स्टूडेंट्स इसके होते हैं। इसके बाद टीचर्स, प्रोफेसर्स वहाँ होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर,
वो सब आप इसके कम्युनिटी है। इसके बाद रिसर्च स्टूडेंट्स वर्किंग फॉर एमफिल एंड एमफिल भी यूनिवर्सिटी में होता है और पीएचडी भी। ये एक सबसे बड़ा दायरा है यूनिवर्सिटीज का। आपको कॉलेज में या स्कूल में रिसर्च नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको जो पीएचडी करना है जब भी होता है तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से करना होता है। और पीएचडी यूनिवर्सिटीज में आपको एमफिल भी करना है, अगर करना है एमफिल तो यूनिवर्सिटी से करना होगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, या पीएचडी भी करना है तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी आपको जाना ही पड़ेगा। फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर जो पोस्ट डॉक करते हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वो उसके क्या हो गए, यूजर्स हो गए। फिर मेंबर्स ऑफ द वेरियस एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज फॉर द यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में क्या होते हैं, वेरियस एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज होते हैं, वो उसके लाइब्रेरी के मेंबर होते हैं, तो वो भी आपके इसके यूजर्स में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी यूजर कम्युनिटी को समझा, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस को समझा और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को समझा कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं, इसका कलेक्शंस और इसकी सर्विसेज क्या क्या होती है उसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। चलिए तो हम लोग समझते हैं अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। यहाँ पर तो हो गया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अब इसके कलेक्शंस को समझते हैं हम लोग। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कलेक्शंस किस टाइप्स का होता है। हम लोगों ने स्कूल के कलेक्शन को समझा, कॉलेज लाइब्रेरी के कलेक्शंस को समझा। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के कलेक्शन कॉलेज लाइब्रेरी से और स्कूल लाइब्रेरी से पूरा डिफरेंट है। टेक्स्ट बुक आपको स्कूल लाइब्रेरी में भी मिलेगा, कॉलेज लाइब्रेरी में मिलेगा और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी मिलेगा, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में कॉलेज स्कूल लाइब्रेरी में मिलेगा, कॉलेज लाइब्रेरी में मिलेगा और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जर्नल्स, पीरियोडिकल्स यह भी आपको कॉलेज लाइब्रेरी में मिलेगा, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको डिफरेंट क्या मिलेगा, थीसिस, जो आपको स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि थीसिस क्या होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च करते हैं तो वो किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, तो जब उनका कंप्लीट हो जाता है पीएचडी तो उनकी एक थीसिस आपको लाइब्रेरी में जमा होती है। तो ये आपको उसका एक थीसिस वो रेफरेंस सेक्शन में जमा होती है कि मान लो फर्दर कोई रिसर्च करना चाहेंगे तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलता है थीसिस से। तो ये थीसिस द इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसके बाद आते हैं हम लोग रीडिंग रूम। रीडिंग रूम आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, तो आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी का, उसके एक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपका रीडिंग रूम की सीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए। एसडीआई जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सर्विसेज में, एसडीआई क्या होता है कि इसके अंदर आपको याद रखिएगा कि एक अंदर इसके अंदर यूजर्स प्रोफाइल बनाया जाता है और एक होता है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, यूजर्स प्रोफाइल में यूनिवर्सिटी में जितने भी चाहे वो जो रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो यूजर्स उनका एक प्रोफाइल बनाया जाता है कि वो किस सब्जेक्ट से हैं, उनका टॉपिक क्या है, वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, तो उन सब से रिलेटेड यूजर्स प्रोफाइल। डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाया जाता है कि जब भी कोई लाइब्रेरी में कोई इन्फॉर्मेशन, नया अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है तो उसका एक प्रोफाइल बनाया जाता है, तो उस यूजर्स प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल को मैच किया जाता है। उसके बाद जो उससे रिलेटेड जिनको बेनिफिट मिलना है उनको जाता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड मेरे लाइब्रेरी में यह इन्फॉर्मेशन आया है, तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी किया जाता है थ्रू मेल। तो ये सब होता है कि एसडीआई के ही अंदर में आता है। रेफरेंस सर्विस ये भी आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। इसके बाद न्यूज़पेपर क्लिपिंग, ये भी क्या होता है न्यूज़पेपर क्लिपिंग कि डे टू डे आपको जितना न्यूज़पेपर आता है तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन करके, कलेक्ट करके, उसका कटिंग करके एक फाइल तैयार किया जाता है, उसमें एक वाइट पेपर में सबको पेस्टिंग किया जाता है और जब भी किसी पूरे एक महीने का कंप्लीट हो जाता है तो उसका एक, जब भी कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ तो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अपडेट करते हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये आपके लिए सब, ये भी इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर क्लिपिंग। इसके बाद आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आप समझ ही गए हैं, इशू रिटर्न आप और लाइब्रेरी अगर आपकी ऑटोमेटेड है तो आप कंप्यूटराइज इशूज रिटर्न करेंगे सर्कुलेशन। फिर आता है रेप्रोग्राफी सर्विस, मतलब जिसमें आप जेरोक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, यूजर्स को। इसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर में आता है आपका रीडिंग चेयर, टेबल, इसके बाद आपका स्टैक्स,
एसी हो अगर वो आप दे सकते हैं तो आप रीडिंग रूम में एसी भी दे सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपका होना चाहिए फैसिलिटीज़ के अंदर। टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करना है तो डीडीसी को यूज करना है, और उसका व्यवस्था क्या करना है, डेविडेशनल सिस्टम के आधार पे आपको उसका अरेंजमेंट करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोफेशनल स्टाफ। देखिए कॉलेज स्कूल से आपका टोटल डिफरेंट हो जाता है। जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो अपॉइंट होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है कि आप यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी में डिफरेंट प्रोफेशनल स्टाफ्स होते हैं। बट कॉलेज में, कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है कि या तो कॉलेज लाइब्रेरी एक हो गए और उसके अंदर एक सबऑर्डिनेट हो गए, या तो असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो यहाँ पर लेकिन यूनिवर्सिटी में एक पूरा सेटअप है टॉप बॉटम टू लेकर के टॉप से। आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। तो एक पूरा बॉटम से लेकर के टॉप तक का एक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइज स्टाफ्स का। तो अलग सबका अलग अलग वर्किंग नेचर होता है कि क्या क्या किनको काम करना होता है। तो उसको सबका स्टाफ का क्वालिटी अलग अलग होता है, किसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो सब दिखेगा कि आप नीचे बॉटम से लेकर के टॉप लेवल तक किनका क्या क्या काम होता है वो ये आप समझेंगे। तो फिलहाल इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि प्रोफेशनल स्टाफ्स के अंदर भी हम लोगों ने समझ लिया कलेक्शन समझ लिया, सर्विसेज समझ लिए, हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज को समझ लिए, टेक्निकल प्रोसेसिंग को और ऑर्गेनाइजेशंस को समझ लिए, प्रोफेशनल स्टाफ्स को समझ लिए। बॉटम से लेकर के टॉप तक का मैनेजमेंट हम लोगों ने समझा कि हर एक लेवल पे हर एक स्टाफ्स का अलग अलग वर्किंग नेचर होता है, उसको हम लोगों ने समझ लिया। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट एकेडमिक लाइब्रेरी पर था। और इसमें 4 टाइप्स के हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में बताया कि 4 टाइप्स की लाइब्रेरी है, पब्लिक एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। तो आज हमने कंप्लीट लेक्चर दे दिया आपको एकेडमिक लाइब्रेरी में। तो ये जो एकेडमिक लाइब्रेरी का जो मैंने पढ़ाया दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। जो आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उसके लिए बेनिफिट है, जो कोर्स बिलीव एमलिव कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिट है, और जो कहीं पर जब काम करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमारा कलेक्शन कैसा होगा, आपकी सर्विसेज देनी होंगी। तो ये सब सारा चीज़ हमें बजट कैसा होगा। तो हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट एकेडमिक लाइब्रेरी को समझा। तो अब हम लोग समझ गए कि हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी को, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लेकर के आऊँगा आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होगी आज, तो स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैं सेपरेट लेक्चर लेकर के आऊँगा। और सब जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोगों को धन्यवाद, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जुड़े तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए कंटेंट बहुत मेहनत करके लाता हूं, तो काइंडली आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और इससे क्या होगा कि मेरा आप जो भी अपडेट मैं आपको वीडियो लेक्चर लाता हूं वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए और लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आता हूँ, फिर पब्लिक लाइब्रेरी को लेकर के आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए धन्यवाद, सबका दिन शुभ हो।